इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप ध्यान दो ना बच्चों, इसमें दो टर्म है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। दो टर्म दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रो दिख रहा है, एक केमिस्ट्री दिख रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रो से तो मैंने टर्म बना दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, और केमिस्ट्री से मैंने बना दिया केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रो से बना दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिस्ट्री से बना दिया केमिकल एनर्जी। अब देखो बच्चों, ये दोनों क्या होती है, आपस में इंटर कन्वर्ट होती है। जैसे इलेक्ट्रिक केमिकल में जा सकती है, केमिकल इलेक्ट्रिक में जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो इंटर कन्वर्जन है ना, केमिकल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से केमिकल, इस इंटर कन्वर्जन की जो स्टडी है, जो पढ़ना है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो पहली डेफिनेशन तो क्या देंगे बच्चों, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। समझ में आ गया? अब बच्चों, ये जो इंटर कन्वर्जन है, ये जिस एपरेटस में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो बैटरी बोलते हैं। बैटरी या अपन उसको सेल बोल सकते हैं, बैटरी या सेल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये बैटरी या जो सेल है, ये दो टाइप के होते हैं। क्या? एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में जा रही है, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, और एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसको इसमें या इसको इसमें। ठीक है, अब देखो ये कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इस NaCl में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की। ठीक है, इस NaCl में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, पास करने पर ये इस तरह से टूट गया। देखो Na प्लस NCl माइनस, ये आपका टूट गया बच्चों, Na प्लस Cl माइनस। इसको आपने नाम दिया था इलेक्ट्रोलाइसिस। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा होगा कि कैथोड पर कौन जाता है, केटाइन जाता है। केटाइन ने वहां इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया। एनोड पे कौन जाता है, एनाइन जाता है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया Cl या हाफ Cl। समझ में आया? तो देखो, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की और दो नए केमिकल बना लिए बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी यूज की, दो नए केमिकल बन गए। तो हर सब्सटेंस में एनर्जी होती है, तो केमिकल में जो एनर्जी होती है उसको अपन बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी। तो इस सेल का नाम पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल का नाम क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है बच्चों, इस सेल का नाम क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज किया। ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अब जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसको अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक बात बताओ, ये जो सेल है, आप बिना इलेक्ट्रिसिटी पास किए क्या Na और Cl बना सकते हैं? बिना इलेक्ट्रिसिटी पास किए क्या आप Na और Cl बना सकते हैं? हमारे घर में पड़ा है ना बच्चों NaCl, अपने घर में पड़ा है किचन के अंदर, क्या अपना आप बन जाता है? अपना आप बन जाता है क्या बच्चों? नहीं बनता ना। इसका मतलब ये प्रोसेस हमें क्या करना पड़ता है, ये प्रोसेस हमें करवाना पड़ता है। प्रोसेस अगर हमें करवाना पड़ता है तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? अपने आप तो नहीं हो रहा ना, करवाना पड़ रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो यहाँ प्रोसेस कैसा हो रहा है बच्चों,
इसके अंदर हो रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा, जब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो आपने लास्ट में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बताओ डेल्टा जी क्या आता है, कौन बताएगा? लास्ट में पढ़ा था आपने, डेल्टा जी क्या आता है? डेल्टा जी आता है पॉजिटिव, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव आता है। बच्चों लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा आप लोगों ने ये, अब आपने पढ़ा भी पढ़ा, ये अब आपको पता है, ठीक है ना। अब सुनिए, अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। केमिकल को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। देखिए, जैसे सपोज मेरे पास ये, अभी रिएक्शन कैसे होगी वो हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को मिलाता हूं, ये रिएक्शन अपने आप हो जाती है। यहाँ पर आपको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना, बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करनी, समझ में आ रही बात? इसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो इसको नाम तो इलेक्ट्रोलाइटिक्स है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, अब बताओ इसके लिए डेल्टा जी बताओ क्या होगा? यहां हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, जैसे ही मिलाया अपने आप होने लग गया प्रोसेस। तो देखो ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस था, ये स्पॉन्टेनियस है, तो अपना आप ही क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। पहले इसका इंट्रोडक्शन सबको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें बोली है, वही बात बोली है जो आपने 11th में पढ़ी है। बोलो कोई डाउट? चलिए अब मेरी बात सुनिए वापस ध्यान से। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान दीजिए, दो टर्म है, एक इलेक्ट्रो है, एक केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो से बना दी इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिस्ट्री से बना दी मैंने केमिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होता है, ये दो टाइप की जो एनर्जी है, इन दोनों टाइप की एनर्जी का इंटर कन्वर्जन इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of interconversion of electric energy and chemical energy. ये इंटरकन्वर्जन जिस एपरेटस में होता है उसको बैटरी या सेल बोलते हैं। तो एक तो मैंने ये किया इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और एक में मैंने किया केमिकल को इलेक्ट्रिक में। अब देखिए ये NaCl इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इस तरह से ये ब्रेक डाउन होता है। Na प्लस पॉजिटिव हमेशा कैथोड में जाता है बच्चों, आपको पता है पॉजिटिव को केटाइन बोलते हैं और केटाइन कैथोड पर, नेगेटिव को एनाइन बोलते हैं, एनाइन एनोड पर। ये देखो ये बन गया। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर दो नए केमिकल बने, तो यानी केमिकल एनर्जी जनरेट हो गई। ये तभी पॉसिबल है जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करेंगे, बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी हो नहीं रहा, इसका मतलब प्रोसेस करवाना पड़ रहा है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। इसका अपोजिट सेल कॉपर प्लस Zn, ये लिया, लेते ये रिएक्शन होगी अपना। अब ये सेल क्यों बना वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये बाहर से हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट दोनों को मिलाओ रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो अपने आप रिएक्शन हो रही है यानी स्पॉन्टेनियस है, इसलिए इसको डेल्टा जी नेगेटिव बोलेंगे। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत? ये दोनों सेल इस चैप्टर में हमें बहुत ढंग से पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। चलो देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात लेता हूं मैं थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशंस। थर्मोडायनेमिक
स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटा ये क्या होती है, आप में से कोई बताएगा? देखो बच्चों, स्टैंडर्ड का मतलब ऐसी चीज जो हम लोगों ने मान रखी है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने यही तो मान रखा है कि भैया 60% किसी के अगर मार्क्स आ जाए फर्स्ट डिवीजन होगी, 33% मार्क्स आ जाए वो पास हो गया बच्चा, अगले लेवल पे चला जाएगा। ये माना हुआ है ना बच्चों, बोलो ये माना हुआ है। तो थर्मोडायनेमिक हमने क्या मान रखा है? देखो थर्मोडायनेमिक में हमने टेम्परेचर मान रखा है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। प्रेशर हमने मान रखा है 1 atm। कॉन्सेंट्रेशन हमने मान रखी है 1 m, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस काम में लेना है, ये चीजें ध्यान रखनी है। टेम्परेचर 25, प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 m। इस कंडीशन में जब भी आप कोई चीज फाइंड आउट करोगे तो उसको इंडिकेट कैसे करते हैं? जैसे सपोज आप लोगों ने एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट किया, ये लास्ट में पढ़ा आपने थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा एच बोलो। एंथैल्पी चेंज पढ़ा बच्चों? देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या करना है, ऊपर एक इस तरह का नोट लगा देते हैं, तो डेल्टा एच नोट, इसका मतलब ये एंथैल्पी चेंज इस कंडीशन में फाइंड आउट किया गया है। ये देखो डेल्टा जी नॉट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ऐसा आपने लास्ट में पढ़ा है बच्चों, बताओ इसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? डेल्टा एस को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। अब देखो बच्चों, मैंने लिखा ई नोट, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों ध्यान रहेगा, जब भी नोट लगा हो तो ये कंडीशन आपकी दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। बोलो। अब कई बार बच्चा क्या कहता है कि सर हमें टेम्परेचर नहीं दिया, हमें प्रेशर नहीं दिया, हम क्या करें? बेटा सब कुछ दिया है, ये नोट लगा दिया ना, ये कंडीशन आपके सामने है, ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो, ये बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पढ़ना इसी चैप्टर में पढ़ना है मैम, ठीक है। चलो अब देखो, अभी मैंने दो टाइप के सेल बताए आपको, कौन कौन से? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सेल कोई सा भी हो, है ना, सेल कोई सा भी हो, हमेशा ध्यान रखो, देखो ऑक्सीडेशन हमेशा होगा एनोड पर, ठीक है। रिडक्शन हमेशा होगा कैथोड पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमेशा होगा एनोड पर, रिडक्शन हमेशा होगा कैथोड पर। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ओ ए आर सी, है ना, ओ ए आर सी, तो ये तो याद रह ही जाएगा, है ना। रिडक्शन कहां पे हो रहा है? रिडक्शन कहां पे हो रहा है बच्चों? बोलो, रिडक्शन कहां हो रहा है? कैथोड पर। तो रिडक्शन अगर याद हो गया तो ऑक्सीडेशन फिर अपना आप हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन कैसे याद रखेंगे? ऑक्सीडेशन को याद रखेंगे ओएल से, याद रखेंगे ओएल से। ओएल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रह जाएगा। ऑक्सीडेशन इज
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो बच्चों सुनो। हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इस तरह से गया बच्चों, ठीक। अब देखो मैं कैथोड पे, बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कैटाइन जाएगा, कैथोड पे कैटाइन जाएगा। अरे बेटा कई तो Cl माइनस को भेज रहे हैं, मत करो यार ऐसे। कैथोड पे कैटाइन जाता है, कैटाइन जाता है, ऐसे क्या कर रहे हो यार आप लोग। कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज वाला, और नेगेटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव वाला कैसे जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा ना बच्चों। तो देखो Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये करना। एनोड, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव होता है, तो एनोड पे जाएगा एनायन, तो कौन जाएगा Cl माइनस, इसने इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और कन्वर्ट किया। अब मुझे बताओ, बताओ OL कहां हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। देखो ये रहा, तो ये वहां ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। ये सबको समझ में आया, ये याद कर लेना बच्चों, दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, बोलो। चलिए आगे चलें बच्चों। अब देखो नेक्स्ट बात करें कंडक्टर। बोलो कंडक्टर क्या होते हैं, कौन बताएगा। देखिए कंडक्टर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके, ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके। अब देखो वेरी गुड, यस साधवानी। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मैंने एक तो आपको प्लास्टिक का वायर दिया और एक कॉपर का वायर दिया, बताओ किस में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, कॉपर वाले में से होगा, प्लास्टिक वाले में से नहीं होगा। आपने कई बार देखा होगा ना, बारिश के टाइम में अगर हमें डर लगता है कि यार यहाँ पे करंट आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, जाते हैं बच्चों, बोलो। प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, वुड से नहीं होता, नहीं होता ना बच्चों। चलिए अब देखिए सुनिए, तो कंडक्टर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है बच्चों, उस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कोई चार्ज पार्टिकल करता होगा। अब देखो उस बेसिस पर इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखो मेटेलिक एंड आयोनिक कंडक्टर। एक मेटेलिक कंडक्टर है, एक आयोनिक कंडक्टर है, ठीक है। मेटेलिक कुछ नाम से समझ में आ रहा है, मेटेलिक नाम समझ में आ रहा है बच्चों, मेटल है। अच्छा बताओ मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है, मेटल इस दुनिया में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए फेमस है बच्चों। तो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है बच्चों। जैसे देखो कॉपर है, Ag है ना, Fe है, Lv है, यानी जो भी मेटल्स हैं वो मेटेलिक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा कोई नॉन मेटल है जो मेटेलिक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है,
वेरी गुड बच्चों, नाम सुना आपने? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पढ़ा आप लोगों ने लास्ट ईयर, ठीक है, समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन्स के कारण अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है? क्या क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर, इसके नाम में आपने क्या ढूंढा? आयनिक, आयंस ढूंढे आपने, वेरी गुड। तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फ्री आयंस के कारण होगा बच्चों, फ्री आयंस। जैसे देखो NaCl लिया मैंने, बोलो NaCl के एक्वस स्टेट में ये आयंस आ जाएंगी क्या? आ जाएंगे बच्चों? बोलो, ठीक है। मैंने HCl एक्वस लिया, H प्लस Cl, कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर प्लस 2 SO4। इज इट क्लियर? बोलो, समझ को समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो, एक बात बताओ, इनको क्या बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस देते हो, वेरी गुड मुदीता, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो बताओ इसका एक नाम और क्या पड़ सकता है फिर? ये इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉनिक वे, तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण क्या हो जाएंगे? यशस्वी गोदारा, बताओ यशस्वी गोदारा क्या नाम पड़ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पड़ जाएगा, ठीक है? तो इनको अपन एक नाम ये दे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, सबको समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब सुनिए बच्चों, अब अपन हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं हाफ सेल। इलेक्ट्रोड बोल दो चाहे हाफ सेल बोल दो, ठीक है? अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड है IM। IM, ये क्या IM बताओ भाई? ये I और M क्या है? अभी पढ़ा था। I मतलब आयोनिक कंडक्टर, M मतलब मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है? तो क्या करना है बच्चों, सुनो, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। एक ही मेटल का आयोनिक कंडक्टर और उसका मेटेलिक कंडक्टर, और दोनों को साथ साथ रखो, तो जो असेंबली बनेगी उस असेंबली को इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। देखो समझते हैं, ठीक है? मैंने ये एक कॉपर की रोड ली, बोलो कॉपर की रोड, ये कौन सा कंडक्टर है? कॉपर क्या है? मेटल है, ये तो मेटेलिक हो गया। अब देखो, इसके अंदर एक सॉल्यूशन भर दिया मैंने, उस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस 2 आयन, ये बताओ ये कौन सा है? ये है आयोनिक, तो बन गया IM। IM बन गया, बोलो, एक ही सब्सटेंस का मेटेलिक और उसी का आयनिक। डेफिनेशन याद रहेगी? IM रहेगा यार। इलेक्ट्रोड कौन है? IM, आयनिक कंडक्टर प्लस मेटेलिक कंडक्टर। ध्यान ये रखना, एक ही सब्सटेंस होने चाहिए। अब देखो, ये कॉपर प्लस 2 किससे मिलेगा? ये इसके किसी सॉल्ट से मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट, मिल जाएगा ना? कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा आपको? कॉपर प्लस 2
एंड सल्फेट आयन। इज इट क्लियर बच्चों? बोलो बोलो बच्चों। अब देखो सुनो, अब क्या हो सकता है, जैसे मैंने ये किया, क्या ये एक इलेक्ट्रोड है? क्या ये एक इलेक्ट्रोड है बच्चों? आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। मेटल और मेटल का आयन, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, तो देख से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉपर कॉपर प्लस 2, Zn प्लस 2, Fe प्लस 2, H2 H प्लस, लिख सकते हैं। देखो ये ठीक है ना, एक सब्सटेंस और उसका आयन। बोलो समझ में आ गया? बोलो सबको समझ में आया? ये दो कॉम्बिनेशन है, बोलो आगे बात समझ में सबको क्लियर है? ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं आगे। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसे फंक्शन करता है, इलेक्ट्रोड की फंक्शनिंग समझते हैं, है ना? एक बात बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोड में क्या था, इलेक्ट्रोड क्या व्हाट इज इलेक्ट्रोड? आईएम है ना? मतलब दो तरह के कंडक्टर हैं, कौन कौन से? आयोनिक कंडक्टर और बोलो मेटेलिक कंडक्टर, है बच्चों? ठीक है ना? तो देखो दो है बच्चों, एक है मेटेलिक कंडक्टर और एक है आयोनिक कंडक्टर। देखो मेटेलिक कंडक्टर को मैं M से दिखा देता हूं और आयनिक कंडक्टर को मैं M प्लस N से दिखा दूं ऐसे, भाई ऐसे दिखा सकते हैं ना बच्चों? मान लो ये M है कोई और ये उसका कोई आयन होगा, जिसे मान लो चार्ज N, ये हो गया बच्चों? बोलो M और M प्लस N, इलेक्ट्रोड बन गया। अब देखिए बताओ, मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, छोड़ने के लिए। देखो तो मेटेलिक कंडक्टर तो ये चाहेगा कि मैं इस तरह से जाऊं, ये चाहेगा मेटेलिक कंडक्टर, ये चाहेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन को लूज करना, चाहेगा क्या? चाहेगा बच्चों? बोलो, मेटल फेमस ही किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। अब बताओ ये क्या चाहेगा, इस पे प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है, दो चीजें हैं, दोनों अपोजिट है ना? दो चीजें हैं, दोनों अपोजिट है। अब देखो बच्चों होता क्या है, दो नेचर है और जो नेचर डोमिनेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं बच्चों, सबसे पहले अपन ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए मेटेलिक नेचर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है आयोनिक नेचर से। ठीक है बच्चों, कौन सा नेचर? मेटेलिक, किससे? आयोनिक से। कौन सी रिएक्शन होगी फिर बताओ, कौन सी रिएक्शन होगी, ए वाली या बी वाली? जो जीता वो सिकंदर, सिकंदर कौन बनेगा, ए या बी? ए बनेगा। चेक करते हैं, ऐसा ले लिया हमने। अब बात समझना ढंग से, ये वाली इक्वेशन डोमिनेटिंग होगी, आपने बोला अभी। देखो मैं ऐसा बोलूं कि ये n है, ये n से n प्लस n बना
और n रखते हैं। एक बात बताओ, m से m प्लस n बनाना है हमें, ठीक है बच्चों। तो ये m तो क्या है, ये मेटल स्ट्रिप है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब ये आयन बन गए तो ये क्या होता है बच्चों, आयन बनने के बाद ये नीचे चले जाएंगे, है ना, क्योंकि नीचे पहले से क्या है देखो, m प्लस n आयन है, तो ये कहाँ चले गए, ये चले गए सॉल्यूशन के अंदर, चले जाएंगे बच्चों, चले जाएंगे क्या। एक बात बताओ, जब m से m प्लस n बन रहे हैं, इसका मतलब इससे सब्सटेंस लगातार क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना बेटा। m से आप m प्लस n बना रहे हो, तो यहाँ मेटल यूज आ रहा है ना, यूज आ रहा है क्या बच्चों, यूज आ रहा है ना, तभी तो ये बनेगा ना। एक बात बताओ, अगर ये यूज आ रहा है तो देखो बताओ क्या होगा यहाँ पर, ये जो आपकी मेटल की रोड है वो क्या होती जाएगी, थिक या थिन, थिन होती जाएगी ना, कि थिकनेस डिक्रीज होगी ना बच्चों, थिन होगी। देखो मैंने थिन बनाया इसको, ठीक है। अब जब ये m प्लस n आयन सोल्यूशन में आए, आए बच्चों सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में m प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, m प्लस n आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, राइज हुई, इंक्रीज किया। तो देखो मैं अब इसको ये बना देता हूं, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तो कौन रखता है, इलेक्ट्रॉन को कौन रखता है, मेटल ही रखता है बच्चों। मेटल इस दुनिया में फेमस किसके लिए है, अरे मेटल किसके लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए, ये रह गए मेटल स्ट्रिप पर, रह गए बच्चों। तो देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए, ठीक है, रह गए, और अंदर कौन चले गए, सॉल्यूशन में कौन चले गए, देखो यहाँ m प्लस n आयन चले गए, बोलो। ये समझ में आया डायग्राम, ये डायग्राम समझ में आया बच्चों। एक बात बताओ, मैंने इसमें क्या करवाया, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्या करवाया भाई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ है देखो, है ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, चलिए ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो ये क्या है, एनोड या कैथोड, एनोड या कैथोड, ओए, तो एनोड है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट बताते हैं अपन वन बाय वन। सबसे पहले बताइए, मैं कह सकता हूं कि रोड की जो थिकनेस थी, रोड थिकनेस वो क्या हुई, कम हो गई, बोलो बच्चों, रोड की थिकनेस कम, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो बढ़ गई बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखो, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल स्ट्रिप, बोलो स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और बोलो पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्यूशन, बोलो ये समझ में आया, बोलो समझ में आया ये प्रोसेस। आशुतोष गौतम, आशुतोष गौतम समझ में आया आपको, चलिए एक बात बताओ बेटा, आप एक चीज देख पा रहे हैं, देखिए ये जो रोड है ना, एक तरह से मैं ऐसा बोलता हूँ एक बार समझाने के लिए कि भैया यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और सॉल्यूशन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, रोड के ऊपर नेगेटिव और सॉल्यूशन में पॉजिटिव,
ऐसा बोल सकता हूं। इस चीज को फिजिक्स में क्या बोलते हैं हम? इस चीज को फिजिक्स में क्या बोलते हैं हम? तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बोलते हैं बच्चों, प्लस और माइनस को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ क्या जनरेट हो गया? यहाँ क्या जनरेट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। बेटा बैटरी लगाते हैं आप? बैटरी लगाते हैं। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। बैटरी में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, फर्क होता है ना बच्चों। तो यहाँ क्या डेवलप किया मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस किया बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आया? बोलो इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब सेकंड केस लेते हैं बच्चों। सेकंड केस में अपन क्या करते हैं? देखो बच्चों, मैं ऐसा कहता हूं कि आयोनिक नेचर मान लीजिए मेटेलिक नेचर से ज्यादा है। आयोनिक नेचर मेटेलिक नेचर से ज्यादा है। ठीक है, तो अब किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी? बताओ अब किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी? आयोनिक के अकॉर्डिंग, है ना। देखो बच्चों क्या होगा, ये जो आयन है ये अपनी चलाएंगे, इस तरह से जाएंगे। देखिए ये कहां से आएंगे? ये आएंगे सॉल्यूशन में से। ये एनी इसको मिलेगा मेटल रोड से, और ये डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन रोड। ये कैसे हुआ समझ लीजिए इसको। देखो बच्चों समझते हैं, इसको समझते हैं बच्चों। देखिए जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, ध्यान दीजिए। वहां ऊपर से नीचे आया था, तो अब बताओ इसमें क्या होगा? अब बताओ इसमें क्या होगा? बोलो। अब देखो ऐसे जाएगा, ऐसे करेंगे बच्चों। देखिए इस तरह से जाएगा, जाएगा बच्चों। तो देखो मैंने लिखा m+n, है ना। m+n ऊपर जाएगा, तो मैंने इसे नीचे लिखा फ्रॉम सॉल्यूशन। अब यहां गया क्यों? मेटल के पास गया क्यों? मेटल किसके लिए फेमस? इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या लिखा देखो, मेटल रोड ले लिए। लेके मेटल में कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होने के बाद अब बताओ ये मेटल के ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा क्या बच्चों? ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा क्या? बोलो। ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू होगा। तो बच्चों जब डिपॉजिट होना शुरू हुआ ना, तो देखो भैया मुझे ऐसा बनाना चाहिए, मुझे इसको ऐसा बनाना चाहिए। मैंने इसको क्या कर दिया? ठीक किया, थिन ठीक कर दिया। और सही किया है क्या? सही किया है क्या? ठीक है बच्चों, अब बताओ इसका लेवल नीचे ले आऊं? बोलो, लेवल नीचे आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बताओ इस प्रोसेस में हुआ क्या? इस प्रोसेस में हुआ क्या? रिडक्शन हुआ। वन बाय वन चलो बच्चा ना। प्रोसेस में हुआ रिडक्शन, रिडक्शन हुआ। तो ये क्या है, एनोड या कैथोड? कैथोड। ठीक है बच्चों, अब बस उल्टा बोलते हैं। बताओ सबसे पहले थिकनेस ऑफ रोड क्या हुई? डिक्रीज कर दी, सॉरी इंक्रीज कर दी। थिकनेस ऑफ रोड इंक्रीज कर गई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो डिक्रीज कर गई बच्चों। अब मुझे बताओ जब मेटल की स्ट्रिप से
आपने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जनरेट हुई। बोलो, जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो वहां क्या होगी, डेफिशिएंसी जनरेट होगी। तो बोलो स्ट्रिप पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। अगर स्ट्रिप पे पॉजिटिव होगा तो सॉल्यूशन में कैसा होगा, नेगेटिव। अब वो दिमाग में आता है कि नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हुआ, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटो सुनो, सपोज ऐसे समझ लिया ये कॉपर है, ठीक है, एक बार एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने। नीचे मैंने क्या किया, देखो ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ बच्चा कॉपर सल्फेट है ना, इन दोनों ने साथ साथ रहने की कसमें खाई थी, कॉपर प्लस सल्फेट आयन है, लेकिन ये दगा दे गया, ये कॉपर प्लस 2 तो ऊपर चला गया, ठीक है। पीछे कौन बच गया, पीछे कौन बच गया, अरे कौन बच गया, सल्फेट बच गया। सल्फेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो बोलो सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आएगा, सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। आ गया बच्चों, तो देखो लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन रोड, नेगेटिव चार्ज इन सॉल्यूशन। देखो जस्ट अपोजिट है, चेक कर लो आप इसको और इसको। देखो रोड पे नेगेटिव या रोड पे पॉजिटिव, सॉल्यूशन में नेगेटिव या सॉल्यूशन में पॉजिटिव है क्या बच्चों, ये सबको समझ में आया। अरे समझ में आया क्या, एक बात बताओ, क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, हो गया देखो प्लस और माइनस बस। अब देखो बच्चों, एक मैं डेफिनेशन बोलता हूं, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, डेफिनेशन अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सुनिए, देखिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, देखो यहाँ लूज हो रहा है यहाँ गेन हो रहा है, तो लूज करने और या गेन करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आई बच्चों, बोलो डेफिनेशन समझ में आई। 12th में पक्का क्वेश्चन आता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अराइज्ड ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ लॉस कर रहा है और यहाँ गेन कर रहा है बच्चों, बोलो समझ में आया। बोलिए, अब मुझे कहाँ बताओ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, बताओ बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। सिंपल सी बात, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड आउट करोगे, समझ में आ गया, बोलो आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। अब एक चीज बताइए मेरे को, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पर डिपेंड कर सकता है। देखो दो चीजें हैं, आयनिक कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर। तो एक तो डिपेंड करता है आयनिक कंडक्टर पर, एक डिपेंड करता है मेटलिक कंडक्टर पर, और एक चीज होती है टेम्परेचर। फिजिक्स में पढ़ा है बच्चों, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ बहुत बड़ा रोल होता है, पढ़ा आपने फिजिक्स में। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है क्या आपके, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी एक बार फिर याद रखो, फिजिक्स में आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, आयोनिक कंडक्टर, ठीक है, और टेम्परेचर। देखिए ना, दो इलेक्ट्रोड तो, दो तो ये खुद है ही, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर।
अच्छा ये किस पर डिपेंड करेगा? स्टैंडर्ड। बेटा स्टैंडर्ड चीज कांस्टेंट होती है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर फिक्स है, चाहे आप इंडिया में जाओ, चाहे यूएस में जाओ, चाहे पोलैंड जाओ, चाहे ब्रिटेन जाओ, चेंज होता है क्या? अरे जैसे पासिंग मार्क्स 33% स्टैंडर्ड है, क्या अभी कोरोना में किसी ने ये बोला कि बेटा 20% वाले को भी पास कर दो? बोलो, है ना? ठीक है, तो समझ में आ गया? बोलो। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है बच्चों। अगर आपने कंडीशन कांस्टेंट ले ली, जब कंडीशन ही कांस्टेंट कर दी, अब चेंज कैसे होगा बताओ? ये आपने फिक्स कर दिया कि मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे डिफाइन करूंगा, 1 एटीएम पे डिफाइन करूंगा, फिर चेंज कैसे करूंगा मैं? नहीं कर सकता ना। वो तो बेटा मेटल टू मेटल अलग हो गया ना, मेटल टू मेटल अलग हो गया। पर्टिकुलर मेटल का तो ई नोट कांस्टेंट है ना, पर्टिकुलर मेटल का तो ई नोट कांस्टेंट ही आएगा ना, उसका चेंज नहीं होगा। चलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर बच्चों? चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, अब अपने को थोड़ा सा चेक करना है कि इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चेक करते हैं। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, सिंपल सी बात ध्यान दें। ये लिखा मैंने, ठीक है? आप बताओ ये है क्या, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? चलिए ये बताओ भैया, ये ऑक्सीडेशन है ना? तो देखो सुनो, मैंने यहाँ लिखा ई नॉट Zn Zn+2, ये वैल्यू आपको दी भी रहेगी, ये याद नहीं करनी, ये दी भी रहेगी। अब इसको समझना, ये मैंने क्या लिखा है समझाता हूं ढंग से। सबसे पहले देखो प्रोसेस कैसा, ऑक्सीडेशन, ठीक है? प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों? तो प्रोसेस अगर ऑक्सीडेशन है तो इस पोटेंशियल को भी अपन नाम दे देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बोल देंगे। जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा प्रोसेस वैसा पोटेंशियल। तो अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो पोटेंशियल हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और मैंने स्टैंडर्ड में फाइंड आउट किया, इसे मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलो इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, देखो रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखो एक लाइन बनानी है बच्चों, ऐसे एक लाइन बनाई, लाइन के इधर लिखेंगे रिएक्टेंट, ठीक है? और लाइन के इधर लिखेंगे प्रोडक्ट। बताओ इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, चेक करो, ठीक है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वर्टिकल लाइन बनानी है। ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन फेज डिफरेंस को बताती है। डिफरेंस है ना, सॉलिड है और एक्वस स्टेट में। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, अब देखो तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, Zn, एक लाइन बनाई, उधर Zn+ को लिख दिया। आप चाहो तो इंडिकेट कर दो ये सॉलिड है और ये एक्वस, ठीक है बच्चों? अब बताओ
हाँ जी बताओ, अब बताओ मैंने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। ठीक है, अगर मैंने रिडक्शन कर दिया तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एसआरपी हो गया क्या, एसआरपी हो गया क्या, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो अब देखो, ये रिएक्टेंट है तो देखो Zn प्लस इधर लिखा हुआ बच्चों, इस साइड उस साइड लिखा हुआ है, लिखा हुआ बच्चों बोलो, क्लियर है। अरे ये बात सुनाई बच्चों, एक बात बताओ, देखो आपने इस रिएक्शन को उल्टा किया है, इस रिएक्शन को उल्टा किया है, उल्टा किया है क्या, अपोजिट किया ना। थर्मो में आपने एक चीज पढ़ी थी, रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो जो यहाँ पैरामीटर प्लस में है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस वाला प्लस हो जाता है। देखो बच्चों 0.76 प्लस में था, ये माइनस में आ गया। तो मैं एक चीज बोलूं बच्चों, देखो सुनो, कि एसआरपी एंड एसओपी दोनों इक्वल होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ साइन अपोजिट होते हैं। क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं, एसआरपी एसओपी इक्वल होते हैं बट साइन अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि बच्चों कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, तो कॉपर का एसओपी बता दो, कॉपर का एसआरपी बस माइनस लगा दो, बस ये क्लियर हुआ। एक तो ये पॉइंट बहुत काम आएगा बच्चों, एसआरपी माइनस एसओपी, क्लियर है, क्लियर है, बोलो। अब देखो बच्चों, एक मुद्दा उठता है कि यार दो ही तो पोटेंशियल हो सकते हैं, एसआरपी या एसओपी, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, प्रोसेस दो ही पॉसिबल है ना बच्चों। तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बला है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें से किसी एक का एक नाम और होगा, हो सकता है बच्चों, एक ही बच्चे के दो तीन नाम हो, आपके दो नाम हो सकते हैं, घर पे अलग कहते हो, कोचिंग में स्कूल में आप अलग कहते हो, कह सकते हैं ना बच्चों, अरे हो सकता है ना, नाम 10 रखने से वो 10 थोड़ी न हो गए। तो देखो आईपीसी ने क्या बोला, आईपीसी ने ये बोला कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मेरी बात को ध्यान सुन लेना, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। यानी आईपीएससी ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को एक ही बात बोली है, ठीक है बच्चों, बोलो, ये सबको समझ में आया। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखिए हाँ जी, ये प्रोसेस बताओ क्या है, ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये एसओपी होगा, ये एसओपी होगा बच्चों, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अब देखो बच्चों एक छोटी सी बात समझ लो, इधर क्या है एक्वस, इधर भी एक्वस, क्या फेज में डिफरेंस है, क्या फेज में नहीं है ना,
फेज में डिफरेंस जब नहीं होता है तो जनरली अपन कोमा लगाते हैं। तो देखो मैंने कोमा लगाया है, मैंने वर्टिकल लाइन नहीं बनाई, ठीक है। अब कई बार हो सकता है फेज में डिफरेंस ना होते हुए भी वर्टिकल लाइन बना दी जाती है, वो वैसे तो गलत है, ठीक है ना, बट आप ध्यान रख लेना कि जब फेज में डिफरेंस नहीं होता है तो कोमा लगता है। ये क्लियर हो गया बच्चों, बोलो, ठीक है।